क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में आपके लेग्स का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा पूरा लेग वर्कआउट रूटीन, जिसमें हम हिट करेंगे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग, और मैं आपको बताऊंगा कि 12 डेज आउट मसल मेनिया से मैं कैसे अपनी एक्सरसाइज को प्लान करता हूं, क्या क्या एक्सरसाइजेज लगाता हूं, कितने रेपिटेशन, कितने सेट, और कौन सी एक्सरसाइजेज को मैं बोलता हूं कि इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम जस्ट 12 डेज आउट हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो अभी हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ लो कार्ब्स पे रहेंगे। समवेयर अराउंड 50-60 ग्राम कार्ब्स उसको रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंपटीशन है। सो इसलिए ट्राई करेंगे कि जितना बेटर लुक लेके आ सकते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरी साइड पे है वो ये है कि मेरे को 13 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए अप्रॉक्सीमेटली। तो जो मसल साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया ग्रो हो चुका है, और उसकी वजह से जब मैं अभी कार्ब लोड करके श्रेडिंग लुक में भी आ रहा हूँ, वेट कम हो रहा है पर मसल का साइज़ इतना नहीं गिर रहा है। मैंने 16.5% बॉडी फैट से अपनी जर्नी शुरू करी थी, एंड उस टाइम पे जो मेरा बाइसेप था दैट वाज समवेयर अराउंड 16.7 इंचेस। अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली 9-9.5% बॉडी फैट पे आ गया हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 किलो वेट भी कम हो चुका है, पर जो मेरा बाइसेप्स का साइज़ है वो अभी भी 16.2 है। तो और मसल्स भी देखने में पता लगता है, हाँ देखने में पता लगता है कि मैं पतला हुआ हूँ, मतलब श्रेड हुआ हूँ, बट वो मसल का जो साइज़ है, वो फुलनेस है, वो इतनी कम नहीं हुई है। तो उसकी वजह से मैं जो कार्ब्स है जल्दी कम कर रहा हूँ। तो अभी हमारे जब तक कार्ब लोडिंग शुरू नहीं हो जाती, जो कि होगी 4th इवनिंग को, तब तक हमारा जो डाइट का एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से एक डाइट से दूसरी डाइट तक पहुंचना। बिकॉज कार्ब्स हमारे दिन में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में रहेंगे, और इवनिंग में अगर ज़रूरत फील होगी तो 10 से 12 ग्राम कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ पपाया या फिर स्वीट पोटैटो लेंगे। नहीं तो उसके अलावा हमारे जितने भी कार्ब्स रहेंगे वो सारे के सारे सिर्फ पोस्ट वर्कआउट रहेंगे। तो अभी कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी जस्ट आंखें खोलने के लिए, देन आई टेक सम क्लासेस, और अपना जो क्लाइंट्स का डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान है उनके ऊपर काम करेंगे। एंड देन उसके बाद विल हैव 2 होल एग्स, एंड देन यूजिंग द प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, स्पेसिफिकली सप्लीमेंट ऐड किया है बिकॉज प्री वर्कआउट मील में हमारे पास अब कार्ब्स का सोर्स नहीं है। तो वी नीड एनर्जी। कार्ब्स खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 घंटे हो जाएंगे जब हम जिम का वर्कआउट करेंगे। तो एनर्जी के लिए वी नीड समथिंग, तो इसलिए हमने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो है उसको ऐड किया है। तो जिम जाने का टाइम हो गया है, हमने अपना प्री रेडी कर लिया है। तो बेसिकली पूरा 1 स्कूप प्री का यूज़ कर रहे हैं, बट इसको अभी नहीं पिएंगे। जनरली लोग प्री वर्कआउट को पहले पीते हैं, मैं भी ऐसे ही पीता था, बट अभी हैनी रेबॉट की रिसेंट वीडियोस देख के मैंने प्री को पीने का जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो जिम में वर्कआउट करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो आज जिम में हम करेंगे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग। तो मिलते हैं आपको जिम में। तो हम जिम पहुँच गए हैं। म्यूजिक थोड़ा सा लाउड है तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर कितना क्लियर आ रहा होगा। तो हमारा प्री वर्कआउट है। प्री वर्कआउट पीने की जो टेक्निक है, जो हैनी रेबॉट यूज़ करते थे या जो हैनी रेबॉट सजेस्ट करते हैं, वो बेसिकली ये है कि जब आप वार्म अप शुरू करते हो तो आप थोड़ा सा प्री वर्कआउट पियो, 2-3 सेट, ठीक है। उसके बाद जब पहली एक्सरसाइज के वार्म अप सेट्स कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा पियो। तो बेसिकली अपना जो प्री वर्कआउट है वो आपको पहली एक्सरसाइज के एंड तक खत्म करना है, या दूसरी एक्सरसाइज के पहले दूसरे सेट तक भी लेके जा सकते हो सिप करते। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपना पहली एक्सरसाइज शुरू करोगे तो जो वार्म अप की ड्यूरेशन में आपने प्री वर्कआउट पिया है वो आपको असर करेगा, ठीक है। और फिर जो पहली सेट के बीच में आपने पिया था पहली एक्सरसाइज के बीच में, वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। तो ऐसे करते करते आपका जो प्री वर्कआउट है, प्री वर्कआउट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग करेगा। तो मैं भी यही टेक्निक पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स तो ले नहीं रहे। सो इट इज़ गोइंग गुड सो फार। तो आप लोग भी ये ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपका कैसा रिजल्ट रहा ये टेक्निक यूज़ करने में। बाकी अभी वर्कआउट शुरू करते हैं, तो पहले वार्म अप कर लें। अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना वार्म अप। तो पहला वार्म अप सेट हो गया है, लेग कर्ल से शुरू करेंगे। तो बेसिकली क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग हमने करनी है।
लास्ट वीक हमने दोनों बार क्वाड से शुरू किया था, तो इस बार के 2 जो वर्कआउट रहेंगे सेशन हमारे, वो दोनों हम हैमस्ट्रिंग से शुरू करेंगे। सो वार्म अप में आई प्रेफर सिंगल लेग कर्ल। इससे क्या होता है, हमारे मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में यू फील की इम्बैलेंस है, लेफ़्ट और राइट लेग की पावर में डिफरेंस है, तो आप पूरे वर्किंग सेट भी ऐसे ही कर सकते हो। बट इफ़ यू फील कि वो नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देन आप वार्म अप अपना सिंगल लेग से कर सकते हो एंड जो आपका वर्किंग सेट है वो डबल लेग से कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। तो 2 वार्म अप सेट और 3 वर्किंग सेट रहेंगे हमारे लेग कर्ल के। तो अभी हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट वर्किंग सेट, जो हम दोनों लेग्स के साथ करेंगे परफॉर्म। तो जो वेट है दैट वी हैव सिलेक्टेड इज़ 40 kg। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करता हूँ क्योंकि कंट्रोल के साथ करने मूवमेंट्स, प्लस अगेन ग्लाइकोजन स्टोर्स कम है बॉडी में, तो एनर्जी लेवल्स को भी ध्यान में रखना है। बट 40 kg फर्स्ट वर्किंग सेट के लिए मेरे लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आप भी अगर सही फॉर्म के साथ कर पाते हो तभी इससे ज़्यादा वेट से शुरू करो, नहीं तो दैट इज़ अ वेरी गुड वेट टू स्टार्ट विद। इससे कम से भी कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि फॉर्म अच्छा होना चाहिए। मैं फॉर्म अभी आपको दिखाता हूँ। तो जब भी हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये हमें पूरा ऊपर तक लेके आना है जितना आ सकता है। उसके बाद नीचे जाके हल्का सा होल्ड यहाँ पे और ऊपर कंट्रोल्ड लेके आना है। तो मेक श्योर करना है कि हमेशा रेपिटेशन जो है वो कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए। एक्सप्लोजिव कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक दोनों लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप कंसेंट्रिक एक्सप्लोजिव लगा सकते हो, पर इसेंट्रिक अगर आप स्लो लेके आओगे तो आपकी मसल ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होती है। मेरा तो मसल माइंड कनेक्शन भी इसी से बेटर बनता है। बट अगर आप बताइए कि अगर आप इसेंट्रिक भी एक्सप्लोजिव लेके आते हो और फिर भी आपके मसल्स जो हैं अच्छे डेवलप हो रहे हैं और मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो वी आर डन विद 3 वर्किंग सेट्स ऑफ लेग कर्ल। और जो तीसरा सेट था वो बेसिकली हमने ड्रॉप सेट लगाया। आजकल अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो बहुत सारे सो कॉल्ड साइंस बेस्ड लिफ्टर्स ड्रॉप सेट और सुपर स्टेप ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट को बहुत डिमोनाइज करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ड्रॉप सेट एंड सुपर सेट अगर आप अपने वर्कआउट में इसको ऐड करो और सही तरीके से यूज़ करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, साइंस बेस्ड लिफ्टर हर एक्सरसाइज को गलत बोलने लग जाते हैं और अपना पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। साइंस बेस्ड लिफ्टिंग का मतलब है कि आप साइंस और कॉमन सेंस दोनों को यूज़ करो। और मसल माइंड कनेक्शन हर बंदे के लिए हर चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, बट इन लोगों को जो थ्योरेटिकल लिख दिया है, जो 10, 15, 20 लोगों के ऊपर स्टडी हो गई है, उसके बेसिस पे लगे रहेंगे। बट हर किसी का मसल माइंड कनेक्शन अलग होता है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी के जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। एंड जितने भी ये साइंस बेस्ड लिफ्टर हैं, किसी की एवरेज बॉडी भी नहीं है, सबकी बिलो एवरेज बॉडी है। सो आई डो नॉट थिंक कि एक बिलो एवरेज बॉडी वाली कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है जब वो खुद बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मेथड के साथ। और इनके जो खुद के सो कॉल्ड मेथड हैं वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है। ये मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, थ्रेश होल्ड, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ें इफेक्टिव हैं, बट उसका प्रैक्टिकलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ड्रॉप सेट लगाओ, बहुत इफेक्टिव होता है। तो अभी हमने किया लाइंग लेग कर्ल्स। तो लाइंग लेग कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं जनरली नहीं करता, बट बिकॉज प्रेप के लास्ट स्टेजेस में है, 45% बिलो है और इंजरी का रिस्क नहीं लेना, तो RDL जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया अपने वर्कआउट से, जो कि लोअर बैक को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देती है। प्लस मेरे लोअर बैक में इंजरी भी है, तो आई डो नॉट फील कि इस टाइम पे रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो RDL की जगह सेटिंग लेग कर्ल के बाद लाइंग लेग कर्ल का ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया, वो भी इफेक्टिव है। बट अगर दोनों में से कोई करनी है तो सेटिंग लेग कर्ल, अगर आपके जिम में सेटिंग और लाइंग लेग कर्ल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो सेटिंग को ही प्रेफरेंस दे, वो आपके हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेन कर पाती है। लाइंग लेग कर्ल में अगर आपका एंगल इतना अच्छा नहीं जा रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि जो लोड है वो आपका काव्स अपने ऊपर ले लेते हैं एंड एट द एंड यू जस्ट गो हेड एंड ट्रेन योर काव्स। हैमस्ट्रिंग के ऊपर लोड इतना आता ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेटिंग लेग कर्ल को ही चूज़ करें। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो लाइंग लेग कर्ल तो फिर है ही है। सो अभी हम करने वाले हैं लंजेस। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपकी लेग्स की ग्रोथ के लिए, बट मैं ये नहीं करता बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज है। तो जस्ट कंपटीशन है और लेग्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, स्पेशली मुझे, बाकियों को मुझे नहीं पता।
सो दैट इज़ वाई मजबूरी में ही सही बट ये एक्सरसाइज इंक्लूड की है एंड आई एम श्योर कि ये जितना भी एफर्ट मैं लगा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में इट इज़ गोना गिव मी रिजल्ट्स। हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अब हम करेंगे क्वाड्स का वर्कआउट और सबसे पहले शुरू करेंगे लेग एक्सटेंशन से। सो लेग एक्सटेंशन के 3 स्ट्रेट हैवी सेट्स। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी हैक स्क्वाट। तो हैक स्क्वाट के भी 3 स्ट्रेट हैवी सेट्स के साथ हम अपना आज का वर्कआउट लेग्स का जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। उसके बाद हमने करी थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस करी। ये हमारा मैंडेटरी पोजेस की प्रैक्टिस है और ये हम कर रहे हैं हमारी एंट्री पोजेस की प्रैक्टिस। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है ख़त्म। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी पूरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या असल वर्कआउट रूटीन होता है जब हम कॉम्पिटिशन प्रेप करते हैं या फिर एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए 10-12% के आसपास रहने के लिए क्या वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसके लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।